इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये कंटेनर है, कंटेनर में ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर की वॉल के साथ मौजूद हैं, इनके पास ज्यादा चांस है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स, क्या तमाम मॉलिक्यूल्स को इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिलती है? नो, वो मॉलिक्यूल्स जो बाउंड्री के साथ हैं उनके पास ज्यादा चांस है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेट वो सरफेस पे आ जाएंगे, और अल्टीमेट उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सरफेस को छोड़ जाएंगे। तो दैट इज इवेपोरेशन, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस चेंज है लिक्विड का वेपर्स के अंदर एट ऑल टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वाहिद स्पॉन्टेनियस है जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है। ये वाहिद स्पॉन्टेनियस है जो एंडोथर्मिक है। इसके साथ साथ ये नेचुरल फिनोमिना है, ये खुद ब खुद होता है। एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। और इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस है, इट इज कूलिंग प्रोसेस, ये एक कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा, ये सरफेस फिनोमिना तो है, हमें पता चल रहा है कि ये सरफेस फिनोमिना है, ये एंडोथर्मिक है क्योंकि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये हर टेम्परेचर पे होता है। क्यों? हाँ, टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। और ये कूलिंग प्रोसेस क्यों है? अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो इवेपोरेट कर जाते हैं, पीछे वो रह जाते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। तो वो अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये एक कूलिंग प्रोसेस है। और यही बात हम करते हैं कि जब आप नहा के निकलते हैं तो वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर द बाथ। तो जब आप नहा के निकलते हैं, आपकी स्किन के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जब आप पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, तो वो इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होते हैं तो आपकी हीट लेके निकलते हैं, तो आपको कूलिंग फील होती है। यही वजह है कि जब आपकी स्किन के ऊपर एथेनॉल गिर जाए, एथेनॉल कोई भी अल्कोहल है, जैसे कि सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में अल्कोहल होती है, तो अगर आप सैनिटाइज करें तो आपको वो वहां पे कूलिंग फील होती है। इसी तरह अगर आपकी स्किन पे कभी पेट्रोल गिरा हो तो वहां पर भी आपको कूलिंग फील होती है। तो बेसिकली ये जो लिक्विड होता है ये आपकी बॉडी की हीट लेके इवेपोरेट होता है, दैट्स व्हाई वहां पर आपको कूलिंग फील होती है। और इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से मैं कहता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 2, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 3, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 4, ठीक है, या कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 4, कुछ की एनर्जी है 6। तो हम इसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज क्या है? 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो आ गई है 4। एक सिस्टम के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। एक सिस्टम के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज आ गई हमारे पास 4। लेकिन हर टेम्परेचर पे ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है। तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो हर टेम्परेचर पे ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है। तो लिहाजा इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन का रेट कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है
तो आसानी से वेपर्स नहीं बनेंगे, इवेपोरेशन का रेट कम होगा। अगर आपके पास एथानॉल है, अगर आपके पास अल्कोहल है और वाटर है, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगी। इसी तरह पेट्रोल को अगर आप छोड़ दो तो पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर और इवेपोरेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। तो जो गर्मियां हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। नेक्स्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांसेस होगा कि वो इवेपोरेट कर जाएं। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा। यही वजह होती है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको फैला के डालते हैं। अगर पहले से वहां पर जो हवा है उसमें पहले से वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या कोई और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। इसी की कंटिन्यूटी है। अगर हम इसी कंटेनर को बंद कर दें जिसमें हम इवेपोरेशन को पढ़ रहे थे, अगर हम इस कंटेनर को बंद कर दें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं और ऊपर जाते हैं और टकरा के वापस आ जाते हैं और वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर वेपोराइजेशन भी हो रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज वेपोराइजेशन। और फिर वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, लिक्विड से वेपर्स, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर्स, वेपर से लिक्विड। तो अल्टीमेट एक पॉइंट आएगा कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस इक्विलिब्रियम पे लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। अगर पोलर लिक्विड है तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर नॉन पोलर लिक्विड है तो उसमें वीक फोर्सेस हैं, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जो छोटा मॉलिक्यूल है, जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, वो आसानी से वेपोराइज हो जाएगा, तो लिहाजा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल का साइज अगर स्मॉल है तो स्मॉल साइज है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। स्मॉल साइज और वेपर प्रेशर ज्यादा, स्मॉल साइज वेपर प्रेशर ज्यादा। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर वेपर्स कम बनेंगे तो फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट नहीं करते? तो इवेपोरेशन तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया जितना मर्जी हो, अल्टीमेट इक्विलिब्रियम ने एस्टैब्लिश होना है। अल्टीमेट क्या होना है? अल्टीमेट लिक्विड्स में और वेपर्स में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाना है। तो लिहाजा ना तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता है, ना अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं मैनोमेट्रिक मेथड से। वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं मैनोमेट्रिक मेथड से। एक और भी होता है हमारे पास बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। वेपर प्रेशर मेजर नहीं करते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो मैनोमेट्रिक मेथड की मदद से हम किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जी, इसी की कंटिन्यूटी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। सी लेवल पे ये देखो, ये हमारे पास है वाटर और ये हमारे पास है एथेनॉल। तो वाटर और एथेनॉल में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे? दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर के ऊपर लेट्स से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है, तो एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में वीक फोर्सेज हैं, वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। और सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटीएम है या 760 टॉर है। 1 एटीएम सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 एटीएम। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो वो टेम्परेचर जिस पर इनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन जो है वो 760 टॉर को जल्दी से अचीव कर लेगा? कौन 760 टॉर को जल्दी से अचीव कर लेगा? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जाहिर बात है वो जल्दी से 760 टॉर को अचीव कर लेगा। तो एथेनॉल इसको अचीव कर लेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि वाटर इसको देर बाद अचीव करेगा। वाटर इसको अचीव करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां पर हमें यह भी पता चला जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे कि मरी में, तो मरी में जो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है 700 टॉर मरी में। तो वाटर 760 को अचीव कर रहा है 100 पे, तो 700 को इससे पहले अचीव कर लेगा, तो 700 को अचीव कर लेगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह जब हम चले जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो माउंट एवरेस्ट पे 323 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 323 टॉर माउंट एवरेस्ट। तो फिर वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, तो वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 69 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या आप रूम टेम्परेचर पे वाटर को बॉईल कर सकते हो? यस। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम कर दो तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये हमने एग्जांपल देखी है जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया। ये जो हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर क्या होता है? उसमें फूड जल्दी पक जाती है। तो अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1489 टॉर है, तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर से 1489 टॉर कर दिया, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक्सटर्नल प्रेशर है 760 टॉर, तो ये है प्रेशर कुकर के अंदर, ये है प्रेशर कुकर के अंदर 1489 टॉर। अच्छा, 760 टॉर जो है ये सी लेवल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 700 टॉर ये कहां होता है? ये होता है मरी में। तो मरी में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर माउंट एवरेस्ट पे कितना हो जाता है? 323 टॉर, तो 69 डिग्री सेंटीग्रेड।
और रूम टेम्परेचर पे अगर आपने करना है तो 23.7 टॉर। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर कर लेंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? फिर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एक है वैक्यूम डिस्टिलेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डीकंपोज हो जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डीकंपोज हो जाते हैं। ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डीकंपोज हो जाता है। वो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डीकंपोज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम करके 50 टॉर कर देते हैं। हम एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर कर देते हैं। वैक्यूम का मतलब है कि एयर है ही नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या है? कि एयर मौजूद ही नहीं है। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपने बहुत कम कर दिया। तो जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम कर दिया तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पहले 290 था तो अब हो गया 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 210 पे ये बॉयल तो होगा, लेकिन अब ये डीकंपोज नहीं होगा। सो इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। और फिर एक और एप्लीकेशन है, मैंने बताया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब हम उसको टाइटली बंद कर देते हैं तो अंदर जो सारी खाली जगह होती है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है दैट इज 1489 टॉर। तो वहां पर आप एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर देते हो? 1489 टॉर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो अब आप ज्यादा टेम्परेचर अचीव कर रहे हो। यहां पर ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी अचीव हो रहा है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड बाद में अचीव होगा, तो फिर 100 पे फूड जल्दी पकनी चाहिए। नहीं, जो टेम्परेचर ज्यादा है उस पे फूड जल्दी पकेगी। जो टेम्परेचर ज्यादा है उस पे फूड ज्यादा पकेगी, ज्यादा जल्दी पकेगी। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर है? ऑब्वियसली 120 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर है। तो दैट्स वाई प्रेशर कुकर में जो फूड है वो जल्दी पकती है।